हाय मेरे जेकेटी एंड वेलकम टू एडू कैप्टन चैनल वंस अगेन। तो यार देखो, मनी एंड बैंकिंग हमारा चैप्टर चल रहा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग येट बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है। और इसी स्कोरिंग पार्ट में ना एक और पार्ट जुड़ जाता है इसी चैप्टर में, जिसका नाम है क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, मनी क्रिएशन। मतलब इसके बहुत सारे नाम है और लिटरली मतलब किसी भी नाम से आ सकता है क्वेश्चन, कुछ स्पेसिफिक नहीं होता। कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार हम तो क्रेडिट क्रिएशन पढ़ के आए थे, ये मनी क्रिएशन क्या होता है। मेरी जान सेम है। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं यार डिपॉजिट मल्टीप्लायर क्या होता है, हमने तो मनी मल्टीप्लायर पढ़ा था। सेम ही है, अब ध्यान से समझेगा। तो यार देखो, हमने जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे कमर्शियल बैंक्स के, तो कमर्शियल बैंक्स के फंक्शन में हमने देखा था कि उनके जो दो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं, विच इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड ग्रांट लोन्स। अब इन्हीं दो फंक्शंस की हेल्प से आप एक चीज नोटिस करोगे, मैं इसको ना जादू बोलता हूं, इट्स मैजिक, इट्स मैजिक। हाउ अबाउट, मतलब वो उसके आगे का गाना मेरे को नहीं आया आज तक। अगर आपको आता है तो कमेंट में बता देना, कोई मिल गया मूवी का वो गाना है, इट्स मैजिक इट्स मैजिक, हाउ अबाउट यू मैच द वाइब विद मी। पता नहीं भाई, मतलब बचपन से तो हम गाना गाते आ रहे हैं, इट्स मैजिक, उसके आगे तो ऐसे ऐसे चल जाता था। तो ऐसे वाला सीन है, तो बस वही इट्स मैजिक वाला होने वाला है, जिसमें वो एक डिपॉजिट, सिर्फ और सिर्फ एक डिपॉजिट से कितने मल्टीपल डिपॉजिट्स क्रिएट कर देती है, एक क्रेडिट से कितने क्रेडिट क्रिएट कर देती है। बस यही हमने इस कंसेप्ट पे पढ़ना है। ये एक तरीके का जादू ही है, आबरा का डावरा पुश। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट। और कई बारी बच्चों की किस्मत रहे तो यार सीधा 6 नंबर में आया था एक्सप्लेन मनी मल्टीप्लायर। ठीक है, और कंडीशंस कई बार खुद दे देता है, कई बार बच्चों को एज्यूम करनी पड़ती है। तो मैं सारा आपको बताऊंगा कि पेपर में, बोर्ड में कैसे आंसर लिखें ये वाला, ताकि सो दैट आप पूरे नंबर खींच सको इससे। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंसेप्ट तो पकड़ लेते हैं। मैंने ओवर द ईयर्स एक चीज नोटिस करी है, इकोनॉमिक्स में खासकर बच्चों को जो प्रॉब्लम आती है बोर्ड में, ये है कि सर हमें कंसेप्ट तो आते हैं, अब जस्ट बिकॉज हमारी ना कंटेंट राइटिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, हमारा कम्युनिकेशन इतना अच्छा नहीं होता, वी डोंट नो हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस प्रॉपरली। और उसका सिंपल सा रीजन होता है कि सर इंग्लिश प्रॉब्लम है हमारी, एंड दैट इज फैक्ट। मेरे को भी मेरे टाइम पे थी, ये प्रॉब्लम थी। तो सबसे पहले तो यार देखो, मैं आपको एक चीज अभी से एडवाइस कर रहा हूँ। अगस्त 3rd वीक चल रहा है, ठीक है, ऑलमोस्ट खत्म हो गया, 4th वीक स्टार्ट होने वाला है। अपनी इंग्लिश पे काम कर लो, ये आपको आपके 12th के बोर्ड्स में हेल्प करेगा। बिजनेस स्टडीज थ्योरी सब्जेक्ट है, उसमें लिखना होता है। कंटेंट तभी बनेगा जब इंग्लिश आती होगी, वर्ड फ्रेमिंग आती होगी, आंसर फ्रेमिंग आती होगी। इंग्लिश आंसर लेटर राइटिंग और वो सब तो आपका आता ही है। उसके अलावा आपका इकोनॉमिक्स हो गया, मेजॉरिटी ऑफ पार्ट 90% जो पेपर होता है वो आपका लिखने वाला होता है, 10% प्रैक्टिकल आ जाएगा। ठीक है, और अकाउंट्स में भी 8-10% तो थ्योरी आ ही जाता है कई बारी। तो यार देख रही हो थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के रिजल्ट के लिए। और अगर थ्योरी पे अच्छे से ध्यान नहीं दिया ना, बिलीव मी, you will suffer. Literally I have seen many students suffer due to this fall problem, that's it. उनको बहुत नॉलेज थी, उनका आईक्यू बहुत तेज था, सब कुछ अच्छा था, जस्ट बिकॉज वो ऐसे इन्वायरमेंट में बॉर्न एंड ब्रॉटअप नहीं हुए जहाँ पर इंग्लिश का इतना यूज होता है। तो वो कहीं ना कहीं उनके आंसर्स में रिफ्लेक्ट हुआ, और टीचर्स ना फिर वो एक तरीके से ना टर्न ऑफ होता है टीचर के लिए। ठीक है, वो मार्क्स देने में ना फिर हिचकिचाती है, और जब वो मार्क्स देने में हिचकिचाएगी तो प्रॉब्लम होगी। तो मेक श्योर कि थोड़ा इस पे ध्यान दीजिए। चलिए, तो हम बात कर रहे थे मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर एक्सेट्रा के बारे में। तो सबसे पहले बात तो आप ये समझिए कि यार जितने के डिपॉजिट्स आते हैं इनिशियली, क्रेडिट क्रिएशन उसके कहीं टाइम्स होता है। टोटल डिपॉजिट जो रिफ्लेक्ट होता है बैंक्स की बैलेंस शीट में कि हमारी लाइबिलिटी साइड पे टोटल डिपॉजिट्स है, वो कहीं ज्यादा होता है कितना एक्चुअल पैसा जो पड़ा होता है उसके कंपैरिजन में। ठीक है, तो क्रेडिट क्रिएटेड, एक मिनट, आई गेस ये चल नहीं रहा, जस्ट गिव मी। जी हाँ, चलिए, तो आई गेस वी आर गुड टू गो। तो क्रेडिट क्रिएटेड इज क्रेडिट क्रिएटेड फ्रॉम द इनिशियल डिपॉजिट्स आर इन फार एक्सेस फ्रॉम इट। क्रेडिट जो क्रिएशन होता है एक्चुअली में, क्रेडिट क्रिएशन का मतलब क्या हो गया, इतना समझो लोन क्रिएशन।
वो डिपॉजिट्स के कहीं जो इनिशियल डिपॉजिट्स होते हैं उसके कहीं टाइम्स होता है, टोटल डिपॉजिट्स के नहीं। टोटल डिपॉजिट से हमेशा लोन कम ही होता है, ये बात याद रखिएगा। जो लोन होते हैं वो ज्यादा होते हैं आपकी इनिशियल डिपॉजिट, और ज्यादा भी कहीं ज्यादा, लेकिन कम होते हैं आपके टोटल डिपॉजिट से, ये बात याद रखिएगा। इक्वल भी नहीं हो सकते, यहां पर भी इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। हाँ, यहां पर भी इक्वल। अच्छा, ये जो क्रेडिट क्रिएशन का जो आप कंसेप्ट अभी पढ़ने जा रहे हो, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उस वो ना दो एजम्पशंस पे काम करता है। और अगर आपने दो एजम्पशंस नहीं समझी ये, और या फिर ये एज्यूम नहीं करी, तो फिर आप क्रेडिट क्रिएशन कभी नहीं समझ पाओगे। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट है, आप देखो ऑब्वियस सी बात है, मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, और मैक्रो इकोनॉमिक्स का रूल होता है कि जब भी आप किसी एलिमेंट की स्टडी कर रहे हो, तो उसको एज अ होल आप स्टडी करोगे। मतलब अगर हम बैंकिंग सेक्टर की स्टडी कर रहे हैं, तो बैंकिंग सेक्टर में हम जितने भी बैंक्स हैं, इकोनॉमिक्स, हाँ, जितने भी बैंक्स हैं उन सब की एज अ सिंगल, मतलब सारे बैंक्स को एक ही बैंक मान के, भले ही वो पीएनबी हो, भले ही वो एसबीआई हो, फलाना ढिमकाना, प्राइवेट हो, इंटरनेशनल हो, फॉरेन बैंक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब बैंक्स को हम मानेंगे कि वो एक ही है, ठीक है, ऐसा समझ लो, एक ही है। तभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में इसको पढ़ रहे हैं। दूसरा, जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में हो रही है, वो बैंक के थ्रू हो रही है। किसके थ्रू हो रही है? बैंक के थ्रू हो रही है। जितनी भी ट्रांजैक्शंस एक इकोनॉमी में हो रही है, वो किसके थ्रू हो रही है? बैंक के थ्रू हो रही हैं। कोई कैश में डील नहीं कर रहा, हार्ड कैश नहीं दे रहा, रोकड़ा, नगद, दमड़ी, ये सब कुछ नहीं दे रहा, सीधा और सीधा आपका बैंकिंग ट्रांसफर कर रहा है, पेटीएम, क्यूआर, यूपीआई, ये वो एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये दो एजम्पशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझने के लिए। अब हम बात करते हैं कुछ और चीजों के बारे में, जानना बड़ा जरूरी है जब इससे पहले हम क्रेडिट क्रिएशन हमारा स्टार्ट करें। एक तो सबसे पहले ये बात याद रखिए कि बैंक्स के पास जितना पैसा एज अ डिपॉजिट्स आता है, मेरे पास कोई रखवा गया पैसा, ठीक है, सपोज करो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे पास पैसा रखवा गया, ले भाई वैभव, मेरे को तेरे पे बहुत भरोसा है और मुझे यकीन है तू मेरे पैसे को संभाल के रखेगा। मैंने कहा भाई लेकिन मुझे क्यों दे रहा है भाई, तू कहीं और दे, कहीं इन्वेस्ट कर, पैसा तेरे को उससे मिल जाएगा। नहीं यार वैभव, तू तू 1-2% दे दियो, जा यार, इससे ज़्यादा मैं क्या करूँगा, लेकिन तू रख ले। तो वो मुझे दे गया पैसा। अब मैं क्या कर रहा हूँ पैसे का, मेरे को पड़े पड़े तो वेस्ट है ना। तो मेरे दिमाग में एक आइडिया है, मेरा एक दूसरा फ्रेंड था जिसको मैंने बोला, जिसने मुझे बोला हुआ था कि यार तेरे पास अगर पैसे हो तो मुझे दे दियो, मुझे नीड है। तो मेरे को एकदम से स्ट्राइक करा और मैंने बोला यार क्यों ना मैं ये पैसा उसको दे दूं। लेकिन मेरे दिमाग में आया, बट इफ यार वो बंदा मेरे से पैसा मांगने आ जाए अपना वापस, मेरा वो पहले वाला फ्रेंड जिसने मुझे डिपॉजिट दिया था, या फिर सारा नहीं मांगने आएगा, कुछ तो मांगने आ ही सकता, कभी भी उसको जरूरत पड़ती है, तो मैं थोड़ा सा रिजर्व रख के बाकी मैं एज अ क्रेडिट दे देता हूँ, एज अ लोन दे देता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या है ना, उसका मेरे ऊपर विश्वास टूटेगा भी नहीं, ठीक है, कि भाई थोड़ा तो है ना कि चल भाई दे दिया, और मेरा काम भी हो जाएगा, मेरा एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। तो बस इसी वे में बैंक्स के ऊपर भरोसा ना उठ जाए डिपॉजिट होल्डर्स का, उनके अकाउंट होल्डर्स का, तो सेंट्रल बैंक ने एक कंसेप्ट निकाला हुआ है लीगल रिजर्व रेशियो का। किसका निकाला हुआ है? लीगल रिजर्व रेशियो, या फिर रिजर्व डिपॉजिट, या फिर रिजर्व रेशियो का, ठीक है। इनके बड़े सारे नाम होते हैं, एलआरआर हम बोलते हैं कॉमनली इसको। इसमें बेसिकली बैंक क्या होता है, सेंट्रल बैंक बोलता है बैंक्स को कि जितना आपके पास डिपॉजिट्स आएगा, आप सारा का सारा पैसा एज अ लोन मत दे देना, इतना लालच में मत आ जाना। बट इफ कि अगर वो अकाउंट होल्डर अपना पैसा वापस मांगने आ जाए, ठीक है, तो भरोसा भी तो रहना चाहिए ना। आप उसको ये थोड़ा ना बोल के वापस भेज दोगे कि भैया अभी तो आपका पैसा हमने आगे दिया हुआ है, जब वो आ जाएगा तो हम आपको दे देंगे। नहीं, ऐसा नहीं चलता ना भैया, ऐदा नहीं चल दे पे यार सोनिए, ठीक है। तो ऐसा कुछ सीन होता है इसमें। तो इसीलिए उन्होंने एक कंसेप्ट बनाया लीगल रिजर्व रेशियो, कि आपको कुछ परसेंटेज जो है वो अपने पास, या फिर हमारे पास, दो चीजें आती हैं इसमें, अपने एंड हमारे पास रिजर्व की फॉर्म में रखने पड़ेंगे, और जो बाकी बचा हुआ पैसा होगा डिपॉजिट से, वो आप एज अ लोन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आपका कंसेप्ट था जो हम इसमें समझते हैं। बस ये छोटे से पेज के ऊपर ही आपका पूरा क्रेडिट क्रिएशन समझ आ जाएगा। बस इतनी सी बात याद रखना कि जितना डिपॉजिट आता है सारा एज अ लोन नहीं जा सकता, भरोसा रखना है, भरोसा, ठीक है। अब कई बच्चों का सर क्वेश्चन उठता है कि सर पूरा रिजर्व, पूरा क्यों नहीं रख देते वो, मतलब भरोसा रखना है तो फिर पूरा रखो ना, सिर्फ कुछ परसेंटेज एज अ रिजर्व रख के क्या होगा। तो
मेरे बच्चों बात तो ठीक है, इसमें कोई गलत तो है नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन रेस कर रहे हो अगर आपके माइंड में ये आ रहा है। देखो यार, सबसे पहली बात, एक सिंपल लॉजिक ये है कि सारे डिपॉजिटर्स एक ही टाइम पे अपना सारा पैसा वापस नहीं मांगने आ जाएंगे, मतलब ये अभी तक देखा गया है ऐसे, ठीक है। ये एक अभी तक जितनी वर्किंग हुई, अभी तक हिस्ट्री में तो ऐसा नहीं हुआ। बैंक्स की किस्मत इतनी भी खराब नहीं है, इतनी खराब है कि भैया एनपीए हो जाए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोन डूब जाए, ठीक है, विजय माल्या स्कैम करके भाग जाए, नीरव मोदी स्कैम करके भाग जाए, लेकिन इतनी हालत कभी खराब नहीं हुई। वो स्कैम के वे में ही होता है कि बैंक्स, एक ही पर्टिकुलर बैंक में जब सारा पैसा सारे डिपॉजिट होल्डर्स मांगने आ जाते हैं, वैसे आज तक हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। और दूसरी चीज ये भी देखिए कि एक कांस्टेंट फ्लो बना रहता है। अगर कुछ लोग अपना पैसा सारा वापस निकालने भी आ जाते हैं, तो कुछ लोग काफी सारा पैसा जमा भी कराने आ जाते हैं, तो वो एक कांस्टेंट फ्लो बना रहता है। तो बस इसी फ्लो पे एक तरीके से समझ लो, बस भगवान भरोसे थोड़ा बहुत इसका बैंकिंग का काम चल रहा है, थोड़ा बहुत लॉजिक, थोड़ा बहुत दिमाग एंड थोड़ा बहुत भगवान भरोसे भी है कि, मतलब भगवान भरोसे ही ऐसा लगा लो कि सारे डिपॉजिट होल्डर्स एक साथ पैसा नहीं मांगने आते, ठीक है। तो इसीलिए हम कुछ फ्रैक्शन ही एज अ रिजर्व रखते हैं। अब ये रिजर्व में ना दो टाइप की रिजर्व आती हैं, एक आता है CRR कैश रिजर्व रेशियो, एक आता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब ध्यान से समझना कि ये क्या होता है, और मैं फिर आपको, अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर CRR कौन सा वाला है, SLR वाला कौन सा वाला है, क्योंकि दोनों में ही रिजर्व रखना हो, तो मैं दोनों बताऊंगा। सबसे पहले समझो CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स है जो बैंक को कैश की फॉर्म में सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है, ठीक है जी। किसकी फॉर्म में? कैश की फॉर्म में। तो कैश रिजर्व रेशियो, कैश तभी नाम पड़ा कैश रिजर्व रेशियो, और सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। दूसरा होता है आपका SLR या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो क्या होता है? ये वो परसेंटेज होता है आपके डिपॉजिट्स पे जो आपको लिक्विड फॉर्म ऑफ कैश में रखना पड़ता है, मतलब लिक्विड एसेट्स में रखना पड़ता है। अब जितने बच्चे यहां पर हमारे अकाउंट्स वाले हैं, उन्हें पता होगा, अगर उन्होंने रेशियो चैप्टर कर लिया है, लिक्विड एसेट, क्विक एसेट विच आर इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, ठीक है। जैसे गोल्ड हो गया, गोल्ड बिस्किट्स हो गए, गोल्ड कॉइन्स हो गए, ऐसी फॉर्म में जो कि मतलब जो जब चाहे आप कैश में कन्वर्ट करा सकते हो, दे आर सो इजी टू फॉर्म इन कैश। तो ये वो परसेंटेज, SLR आपका वो परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट होता है जो आपको लिक्विड फॉर्म में रखना पड़ता है शॉर्ट टर्म में अपने पास ही, ठीक है। तो CRR कैश फॉर्म में रखना है डिपॉजिट्स को, कुछ परसेंटेज सेंट्रल बैंक के पास, और कुछ लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखना है अपने पास। तो अब कैसे याद करेंगे? देखो, CRR कैश की फॉर्म में, CR है कैश रिजर्व रेशियो, एंड C से ही सेंट्रल बैंक होता है आपका, तो ये सेंट्रल बैंक के पास रखना होता है। SLR, S आ रहा है, लिक्विड आ रहा है इसमें, तो वह पता चल ही जाएगा, और S का मतलब हो गया सेल्फ, तो सेल्फ मतलब अपने पास रखना होता है, तो ये बात कभी मत भूलिएगा, ठीक है। तो ये पूरा आपके दो टाइप के लीगल रिजर्व रेशियोज होती है, और दोनों का ही फॉलो करना पड़ता है, ऐसा नहीं एक कर लूं दूसरा ना करूं, ये सब चीजें नहीं चलती हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो आपके क्रेडिट क्रिएशन के पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा जरूरी थे जानना, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्रेडिट क्रिएशन पे, लेकिन उससे पहले भैया, ये हमारा क्रिएशन है, एडू कैप्टन का टाइम टेबल है, इसको अच्छे से याद कर लीजिए। आपके एकेडमिक बोर्ड्स का जो पूरा ठेका है हमने ले लिया है भैया, फ्री ऑफ कॉस्ट ठेका हमने ले लिया है। हम चाहते हैं कि आप लोग बोर्ड्स में बहुत अच्छा परफॉर्म करो, फोड़ो फोड़ो, हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें बच्चों का प्यार चाहिए, ये बात याद रखना। नहीं चाहिए हमें पैसा, हमें प्यार चाहिए। और आपको यकीन नहीं आता, नहीं सर आपका मनी मेकिंग होगा, मोटिव ये वो, बेटा एडू कैप्टन का एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, तू देख ले, फ्री ऑफ कॉस्ट पे फ्री कोर्स अवेलेबल है वहां पर। बोर्ड के आपके कॉमर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है, तू यकीन कर, देख ले, मैं क्या बोलूँ, तू खुद देख ले। उसमें नोट्स भी मिलेंगे तुझे, डेली प्रैक्टिस असाइनमेंट्स मिलेंगे तुझे, सब कुछ मिलेगा, फोल्डर्स बने हुए हैं, प्रॉपर चैप्टर्स बने हैं, सिस्टमैटिक ऑर्डर में सारी वो डली हुई हैं वीडियोस। तो इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ, बस अब प्यार दिखाते रहो, अपना प्यार के भूखे हैं हम, ठीक है। चलिए, तो हम चलते हैं क्रेडिट क्रिएशन, क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर। तो मनी मल्टीप्लायर इज बेसिकली क्या है? मनी मल्टीप्लायर एक ऐसा नंबर है, ठीक है। अगर मैं टेक्निकली एक प्रॉपर डेफिनेशन बताऊं तो मनी मल्टीप्लायर इज अ कंसेप्ट इन विच द कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, क्रिएट या फिर फॉर्म
credit out of initial deposits in multiple times of initial deposits. ये बात याद रखिएगा. तो मनी मल्टीप्लायर is a concept through which commercial banks are able to create credit मल्टीपल टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स. ठीक है, तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको लिख लेना जो मैंने बोला है. ये बहुत ही इजी सरल शब्दों में. देखो एक बात याद रखना, बोर्ड में आपके मार्क्स तभी आएंगे जब सरल शब्दों में आप कोई चीज समझा दोगे अपने टीचर को. मेरी एक टीचर मुझे बहुत अच्छी बात कहती थी, वो इकोनॉमिक्स की टीचर थी, कि बोर्ड्स में मार्क्स लाने का सिर्फ एक ही किया है, अगर आप ऐसा लिखो आंसर जैसे आप किसी 5 साल के बच्चे को वो कंसेप्ट समझा रहे हो, मतलब लिटरली नॉट 5 साल, ऐसा समझो अपने छोटे भाई बहन को समझा रहे हो. तो ये माइंड में रख के समझाना है कि सामने वाला ब्लैंक है, उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड सामने वाला ब्लैंक है. उसको आगे पीछे का पता होगा लेकिन उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का नहीं पता होगा. तो उसको जितने सरल शब्दों में आप डिफाइन कर दोगे, यहाँ पर आप न्यूज़पेपर में आर्टिकल नहीं लिख रहे हो, यहाँ पर आप कोई ब्लॉग नहीं लिख रहे हो, ठीक है, आप आंसर लिख रहे हो अपनी आंसर शीट पे, तो सरल शब्दों में लिखो. कॉम्प्लेक्स वर्ड्स का यूज मत करना. वहां पर कई बच्चे अपनी वोकेबुलरी शो ऑफ करने में कॉम्प्लेक्स वर्ड यूज करते हैं, मत करो. ठीक है, तो एक बात याद रखना, अभी हम बात करके आए एलआरआर. एलआरआर तो रिजर्व होते हैं, वो तो लोन के वे में नहीं जा सकते, उसके अलावा जो बचा हुआ पैसा होता है डिपॉजिट में वो लोन के वे से जाता है. तो एक तरीके से हम देखें, क्रेडिट क्रिएशन इज इनवर्सली रिलेटेड टू एलआरआर, क्योंकि जितना पैसा बच जाएगा अपार्ट फ्रॉम एलआरआर वही तो लोन में जाएगा, वही तो क्रेडिट क्रिएशन में यूज होगा. तो टेक्निकली आपके मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/LRR, और एलआरआर में दोनों आ जाते हैं, CRR प्लस SLR. ठीक है, और इसका दूसरा फॉर्मूला होता है टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट. अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कराऊंगा, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट. ठीक है, तो ये पूरा कंसेप्ट होता है आपका मनी मल्टीप्लायर का. प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई बारी 2 नंबर में तो आता नहीं है, वैसे 3 नंबर में आ जाएगा. ठीक है, अब देखो क्या होता है, ध्यान से समझना. बैंक लेट्स मनी टू इन्वेस्टर्स विल लीड्स टू राइज इन नेशनल इनकम. बैंक जो है पैसा किसको देता है? इन्वेस्टर्स को. अच्छा, इन्वेस्टर्स कौन है यहाँ पर? इन्वेस्टर्स वो हैं जो वो उसको प्रोडक्टिव यूज में लगाते हैं. इवन दो देखो बैंक्स का जो चालन स्टार्ट हुआ था, बैंक्स की जो वर्किंग स्टार्ट हुई थी, वो होम लोन, एजुकेशन लोन इनसे स्टार्ट नहीं हुई थी. ये तो जैसे जैसे हमारी तरक्की होती गई और लोन्स भी ऐड हो गए. लेकिन सबसे पहले पुराने टाइम पे जाए जब बैंक एस्टेब्लिश हुआ था, तो यही हुआ था, सेवर्स होते हैं हाउस होल्ड, वो पैसा बचाते हैं कमाकर अपना, वो बैंक को देते हैं और बैंक आगे बिजनेस यूनिट्स को देती है ताकि वो उसको प्रोडक्टिव यूज में लगा सके. तो अल्टीमेटली यहीं से स्टार्ट हुआ था. तो बैंक्स का मोटिव यही होता है कि वो पैसा किसको दें? इन्वेस्टर्स, मतलब बिजनेस यूनिट्स को जो प्रोडक्टिव यूज में लगा सकें. और अल्टीमेटली उससे क्या होगा? नेशनल इनकम बढ़ेगी. नेशनल इनकम बढ़ेगी. जिसने नेशनल इनकम की वीडियो देखी है उसमें एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि इंटरेस्ट वही ऐड होता है नेशनल इनकम में जो प्रोडक्टिव यूज में पैसा यूज हुआ हो. नेशनल डेट इंटरेस्ट नाम की एक चीज थी, वो ऐड नहीं होता कभी भी. ठीक है, और उसके अलावा इंटरेस्ट पेड बाय हाउस होल्ड, वो भी कभी ऐड नहीं होता, क्योंकि हाउस लोन पे लिया, कार लोन पे लिया, वो पैसा प्रोडक्टिव यूज में नहीं लगा. तो नेशनल इनकम में वही इंटरेस्ट ऐड होता है जो इन्वेस्टर्स पे करते हैं. ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम हमारे क्रेडिट क्रिएशन की. इस टेबल में बस इतना सा कंसेप्ट है आपका क्रेडिट क्रिएशन का, ध्यान से समझिएगा. यहाँ पर मैं आपको पूरा क्रेडिट क्रिएशन लिख लिख के समझाता हूँ. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरा सब्र से इसको समझिएगा. तो सपोज करो फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, क्या नाम रखे? एक बंदे का नाम सोचो. चलो अपने माइंड में कोई भी सोचना है, मैं रख लेता हूँ सत्तू. सत्तू वो आपका, मेरे को वो बंदा याद आ गया, वो था ना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, वो वाला मुझे बंदा याद आ गया. उसका नाम सत्तू था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. गलत हो तो मुझे बताना जरा कमेंट. ठीक है, तो सत्तू एक बंदा है. ठीक है, और सत्तू जाता है बैंक में. अब सारे बैंक एक है तो मैं यहाँ पर डिफाइन नहीं करूंगा कौन सा बैंक, किसी बैंक में जा रहा हूँ, हम मानेंगे बैंकिंग सिस्टम के अंदर पैसा आ रहा है, और सत्तू जा रहा है बैंक में और वो डिपॉजिट करा के आता है, सपोज करो उसके पास 1000 रुपये थे. ठीक है, और कहीं पर बेचारे ने काम वाम करा, मजदूरी करी. ठीक है, और 1000 रुपये बचाए उसने किसी तरीके से, और बैंक में जाता है, वो सोचता है कि यार मेरा पैसा बचेगा, मेरा पैसा इस पे इंटरेस्ट मिलेगा, बढ़ेगा. तो वो बैंक में जाकर 1000 रुपये डिपॉजिट करा देता है. तो सत्तू भैया ने बैंक में जाकर 1000 रुपये डिपॉजिट कराए. तो इनिशियली बैंक के पास कितना आया? 1000 रुपये डिपॉजिट. अब नाउ एज्यूमिंग जो हमारा LRR है वो 0.1 है. मैं ऊपर लिख देता हूँ, हमारा LRR जो है वो 0.1 है. देखो अभी मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कैसे
आपको पेपर में अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन, ठीक है। तो LRR 0.1 एज्यूम कर लिया और इनिशियल डिपॉजिट 1000 एज्यूम कर लिया, ठीक है। LRR में दोनों आ गए, 0.1 का मतलब है 10%, इसमें CRR भी आ गया, SLR भी आ गया। तो सत्तू भैया गए, अब बैंक के पास 1000 रुपये आए, ठीक है। अब क्या ये बैंक पूरा का पूरा 1000 रुपये आगे एज अ लोन दे सकता है? नहीं दे सकता। बैंक इसमें से क्या करेगा? रिजर्व रखेगा। पहले तो कितने का रखेगा रिजर्व? रिजर्व रखेगा 0.1 मतलब 10% मतलब 100 रुपए का। और लोन कितने का दे सकता है आगे? 900 रुपए का दे सकता है। कितने का दे सकता है? 900 रुपए का, ठीक है। तो सत्तू ने बैंक में डिपॉजिट करे 1000 रुपए, बैंक ने क्या करा? 100 रुपए एज अ रिजर्व रख लिया और लोन दे दिया 900 रुपए का। अब सपोज करो दूसरा बंदा था, क्या रखें? पत्तू, पत्तू नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये लोन 900 रुपए का इसको दिया गया। इसको सपोज करो अपना दुकान खोलनी थी, ठीक है जी, कपड़ों की। तो इसने 900 रुपए का लोन ले लिया। क्या लिया इसने? 900 रुपए का लोन। अब ध्यान से समझना ये चीज, जब भी लोन दिया जाता है ना तो ऐसे दिया, सीधा आगे आपको बैग में पैसे भर के नहीं दे देते हैं वो। लोन का क्या सीन होता है? आपका अकाउंट खोलेंगे और उतने पैसे आपके अकाउंट में जमा कर देंगे। अब पत्तू भैया को दुकान के लिए पैसे चाहिए थे, तो दुकान बनानी थी उनको, माल वाल डालना था। दुकान बनी पड़ी थी, उन्होंने घर में ही खोली थी। और सपोज करो वो माल वाल डाल रहे थे, वो कपड़ों का माल लेकर आ रहे थे प्रॉपर। कहीं कभी महाराष्ट्र जा रहे हैं टेक्सटाइल, गुजरात जा रहे हैं, हमने इंडियन इको में पढ़ा था टेक्सटाइल फेमस है वहाँ पर। तो वहाँ से पूरा कपड़ा वपड़ा खोल के अपनी गारमेंट की शॉप खोलना चाहते हैं। तो वो 900 रुपये अपने अकाउंट से निकालते हैं, मतलब अकाउंट से निकालते नहीं है, सॉरी, वो 900 रुपये खर्च करके आते हैं वहाँ पर और माल लेकर आते हैं। अब हमने एक एजम्पशन रखी थी, सेकंड एजम्पशन, की जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होंगी, मतलब जब भी पैसा देना होगा तो वो बैंक के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। तो अब ये पत्तू भैया ने आगे किसी को पेमेंट करी, ठीक है, माल वाल लेने के लिए। तो जिसको भी पेमेंट करी बैंक के थ्रू करी, तो उसके बैंक में भी 900 रुपये डिपॉजिट आ गए, मतलब उसके बैंक वाले के पास भी 900 रुपये डिपॉजिट आ गए। तो ये 900 रुपये लोन दिया था राउंड 1 में, देखा जाए वो इनिशियल था, उसके बाद अब से गेम स्टार्ट हो रही है राउंड 1 की। तो राउंड 1 में देखा जाए ये 1000 जो इनिशियल डिपॉजिट आए थे, उसके अलावा 900 और डिपॉजिट आ गए, क्योंकि पत्तू भैया आगे सामान खरीद के आए, तो बैंक्स के थ्रू पेमेंट करी है, तो जिसको भी ट्रांसफर करते हैं उसके बैंक अकाउंट में उतना पैसा ऐड हो जाता है। तो पत्तू भैया ने पेमेंट करी, ठीक है, 900 रुपये की आगे। तो उसके बैंक क्या करेंगे? अब उसके बैंक इसका 10% एज अ रिजर्व रखेंगे, कितना? 90, और लोन दे देंगे आगे कितना? 810 रुपये का, ठीक है। अब सपोज करो एक और भैया थे, कट्टू भैया, कट्टू भैया, सत्तू पत्तू कट्टू। तो कट्टू भैया थे जिनको सपोज करो लोन चाहिए था अपनी फैक्ट्री डालने के लिए। किसके लिए लोन चाहिए था? फैक्ट्री डालने के लिए। उन्होंने अप्रोच किया बैंक को, बैंक ने उसको 810 रुपये का लोन दे दिया, क्योंकि पूरे का नहीं दे सकती थी। अब इनको फैक्ट्री डालनी थी, फैक्ट्री के लिए बहुत बड़ी मशीनरी खरीदनी थी। तो मशीनरी जिस कंपनी से खरीदने गए, इन्होंने उसको ट्रांसफर करे पैसे, ठीक है जी, फॉर मशीन। इन्होंने वो पैसा जो है वो ट्रांसफर कर दिया। तो जिसके भी कंपनी को वो ट्रांसफर करा, तो उसके बैंक के पास भी डिपॉजिट आ गया 810 रुपये का। और हमने क्या पढ़ा हुआ है कि सारे बैंक सिंगल यूनिट है, तो 810 रुपये का डिपॉजिट आ गया उसके पास भी, ठीक है। तो अब उसका बैंक भी क्या करेगा? इसका भी 10% मतलब 81 एज अ रिजर्व रख लेगा, और फिर आगे एज अ लोन दे देगा। कितना दे देगा आगे एज अ लोन? आगे एज अ लोन दे देगा 81 माइनस करेंगे 71, तो 729 का एज अ लोन दे देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि फर्स्ट राउंड में 900 रुपये डिपॉजिट थे, ठीक है, ये 900 का आगे लोन दिया, फिर उसने आगे एज अ पेमेंट करी तो उसके डिपॉजिट में आ गया, तो उसमें से 810 का आगे लोन दिया, फिर उसने आगे एज अ पेमेंट करी तो डिपॉजिट में आ गया। तो आप देख रहे हो एक डिपॉजिट से कितने डिपॉजिट, आपके मल्टीपल डिपॉजिट बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, ठीक है। फिर वो आगे एज अ 729 लोन देंगे, 81 रख लेंगे, और बस यही चीज आपकी कंटिन्यू रहेगी, चलती रहेगी एज इट इज, ठीक है जी। तो इसी को क्रेडिट क्रिएशन बोला जाता है। बच्चों के मन में क्वेश्चन आता है, सर ये तो चलता ही रहेगा पूरी जिंदगी, कभी रुकेगा ही नहीं, ये तो हम एक डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, इसके अलावा तो कितनी सैकड़ों डिपॉजिट होंगी यार, ठीक है, तो ये तो चलता ही रहेगा यार एज इट इज।
तो अब इसका क्या, ये रुकेगा कब सर ये बताओ। इसके रुकने का एक ही लॉजिक है, जब क्रेडिट क्रिएशन तब रुक जाएगा जैसे ही जो टोटल रिजर्व है वो इनिशियल डिपॉजिट के इक्वल हो जाएंगे। इतनी सी बात याद रखना। मतलब मैं आपको बता रहा हूं, जब आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने क्या करना है, आपने यहां पर ये पूरा एज इट इज टेबल दिखाओगे, बस ये और ये चीज इक्वल दिखा देना, ये और ये चीज इक्वल दिखा देना, बस याद रखना इतनी सी बात, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम बात करें कि सर ये टोटल वोटल कैसे आएंगे, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है 1/LRR। तो अगर हमारा LRR 0.1 था, कितना था 0.1, 1/LRR। तो अगर हमारा LRR 0.1 था तो ये हो गया 10 ऊपर चला जाएगा तो 10 आ गई इसकी वैल्यू। दैट मीन्स जितनी इनिशियल डिपॉजिट थी उसके 10 गुना टोटल डिपॉजिट बन जाएंगी, ठीक है। तो बस अगर 1000 इनिशियल डिपॉजिट, टोटल में कितना आ जाएगा 10,000। और अगर आपके CRR 1000 थे तो भैया ऑटोमेटिकली ये 9000 लोन के आ जाएंगे डिफरेंस से। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है जो आपको समझाना पड़ता है आपके मनी क्रिएशन वाले क्वेश्चन में, क्रेडिट क्रिएशन वाले क्वेश्चन में। क्रेडिट क्रिएशन यही है कि आप देख सकते हो एक इनिशियल डिपॉजिट से कितने मल्टीपल डिपॉजिट बना दिए हैं, ठीक है। तो इसी को हम क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। अब जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बोर्ड्स में कैसे लिखना है, हाउ टू राइट ऐसे 6 नंबर वाला आंसर अगर इसमें आ गया, क्योंकि बच्चों के पास कंटेंट नहीं होता। तो सबसे पहले जब भी आ जाए एक्सप्लेन क्रेडिट क्रिएशन, और कई बार क्वेश्चन में क्या है, सीधा वो अपनी वैल्यूज दे देता कि LRR इतना एज्यूम करो, इनिशियल डिपॉजिट इतना एज्यूम करो। और अगर ये नहीं देता तो आप खुद भी अपनी तरफ से लगा सकते हो, और कोशिश करना 1000 या 100 वैल्यू ही लेना इनिशियल डिपॉजिट, ताकि शुरू के राउंड्स की जो वैल्यूज हैं वो इजीली निकल सके। और LRR 0.1 ही रखना ज़्यादा बेटर है, 10 आ जाएगी सीधा वैल्यू। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आप क्रेडिट क्रिएशन को एक्सप्लेन करोगे या फिर आप मनी मल्टीप्लायर को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। मैं सारे यहां पर पॉइंटर्स लिख रहा हूं, आप इसको एक्सप्लेन करिए। उसके बाद देखो, अगर 3 नंबर में आ रहा है क्रेडिट क्रिएशन एक्सप्लेन करके, सीधा ये टेबल बना देना, ठीक है, सीधा ये टेबल बना देना। और पहले एजम्पशन लिखना, पहले एजम्पशन लिखना ये बड़ी जरूरी है। ये टेबल बनाना, टेबल के नीचे जैसे मैंने ये वर्किंग लिखी है बस ये नाम वाम हटा देना। पहले लिखना इनिशियल डिपॉजिट मेड इन दी बैंक ऐसे, फिर उसके बाद अ लोन गिवन टू initial deposited made into bank, then banks cannot grant the loan of full deposit, so they have to keep the reserve and the rest can be issued as loan. फिर the loan amount issued as loan is paid by the other person to another person through banks, and it acts as a deposit for the another person's bank account, ठीक है। Then this continues again round after round until the until the total reserves equal the initial deposit. Total reserve equals the initial deposit. So this is the concept of credit creation, ये money multiplier, and then ये टेबल आप बना ही दोगे, उसमें आप ये सारी चीजें दिखा दोगे, ठीक है। एंड बस फिर आप इसको यहाँ पर एंड कर दोगे और आपके 6 नंबर पूरे हैं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। तो सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन मनी मल्टीप्लायर को आपको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो बेसिस होता है क्रेडिट क्रिएशन या मनी मल्टीप्लायर का, LRR, ठीक है। अगर 3 नंबर में है तो LRR का बस मेंशन कर दो, और अगर 6 नंबर में LRR को एक्सप्लेन कर दो विद कैश रिजर्व रेशियो एंड लिक्विड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, तो ये दोनों बता दीजिए, ठीक है। उसके अलावा ये सब मत लिखना फ्रैक्शन क्यों, ये वो कॉन्फिडेंस लाने के लिए, ये सिर्फ बताने वाले के लिए होती हैं ये चीज़ें। उसके बाद आप अपने टेबल को एज वेल एज ईच एंड एवरी राउंड को एक्सप्लेन करिए। फिर लास्ट में प्रैक्टिकली ये सॉल्व करके दिखा दीजिए कि टोटल डिपॉजिट इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज इक्वल टू 10,000, ठीक है। ये वैल्यूज जरूर भरना, ये मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कैसे निकली। देखो पहले 1/LRR लगा के मैंने लगा लिया, मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू आ रही है 10, इनिशियल डिपॉजिट 1000 थी, उधर मल्टीप्लाई होगी 10,000 बन गई टोटल डिपॉजिट। लोन कैसे आ जाएंगे, 0.1% आपने वो रखना था रिजर्व, तो वो 1000 हो गया, बाकी का एज अ लोन हो गया, बस सिंपल सी बात है। अदरवाइज जो इनिशियल डिपॉजिट है वो टोटल रिजर्व है, तो यहाँ से भी रिजर्व आप निकाल सकते हो। तो ये आपका पूरा कंसेप्ट होता है मनी मल्टीप्लायर का, क्रेडिट क्रिएशन का। इससे ज़्यादा मतलब डिटेल में नहीं पढ़ा सकता कोई, होता ही नहीं है, यही है बस जो है, ठीक है। तो ये पूरा कंसेप्ट होता है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कर लेते हैं, चलो फिर क्लास को ओवर करते हैं।
आपको देखो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू निकालनी है और टोटल डिपॉजिट निकालने हैं। आपको 700 रुपये दे दिया इनिशियल डिपॉजिट, जो जो पहले दे दिया हम लिख लेते हैं 700, एंड LRR हो गया आपका 10%। अब कई बार क्या होता है यहाँ पर LRR 10% के बजाय वो कई बार ऐसे दे देता है CRR 5%, SLR 5%। आप दोनों को ऐड कर दोगे आपके पास LRR आएगा। हम LRR यूज करते हैं, हम CRR नहीं यूज करते, कई बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। नहीं, अब हमारा मनी मल्टीप्लायर का कंसेप्ट क्या होता है, 1/LRR। तो अगर 10% है LRR, दैट इज पॉइंट्स में लिखना 0.1, 10% 100 में आ जाता है ना, तो ये कटा ऊपर 10 से मल्टीप्लाई, तो मनी मल्टीप्लायर की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब हमें दूसरा फॉर्मूला भी पता है, टोटल डिपॉजिट अपॉन इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है, ये पूरे नंबर मिलते हैं एक एक स्टेप लिखने के। ये 10 है, इनिशियल डिपॉजिट हमें पता है, टोटल डिपॉजिट निकालना है ये 700, सॉरी 700 टोटल डिपॉजिट कितना आ गया 10 इंटू 700 विच इज 7,000 रुपीज। ठीक है जी, तो ये कुछ ऐसा सीन होता है। पूरा क्रेडिट क्रिएशन का कंसेप्ट यही है, ये प्रैक्टिकल है, कई बार प्रैक्टिकल आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम्स में, तो अच्छे से समझ लो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका। और दैट्स इट, यही आपका कंसेप्ट है क्रेडिट क्रिएशन का। एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि भैया एडू कैप्टन के एप्लीकेशन पे जाकर देखो, लाइव कोर्सेज चल रहे हैं आपकी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए। जितने एंथुजियाज्म से यहाँ पढ़ाया जा रहा है, उससे भी ज़्यादा एंथुजियाज्म से पढ़ाया जाता है। बोथ रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस मिलती हैं। AI टॉपिक वाइज आपको वो मिल जाते हैं मॉक, एज वेल एज फुल लेंथ मॉक्स मिल जाते हैं। हैंड रिटन फिजिकल बुक्स है, डाउट सॉल्विंग सपोर्ट है, मेंटरशिप है, एंड 5 डेज मनी बैक गारंटी ऑफर भैया तगड़े वाला चल रहा है। रिजल्ट्स तो भैया ईयर आफ्टर ईयर एडू कैप्टन अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा जा रहा है। रिकॉर्ड्स आर मेड टू बी ब्रोकन, और वही हम खुद ही अपने पे सच करी जा रहे हैं। तो AIR1 CUET 2022 का IP मैट 13, 24, 37, 30+ शहीद सुखदेव, 30+ SRCC, और अब तो अभी भी 20+ SRCC और 10+ शहीद सुखदेव। तो ईयर आफ्टर ईयर मतलब SRCC फैक्ट्री का टैग मिल चुका है हमें। तो अगर आप भी अपने ड्रीम कॉलेज, टॉप कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो एक बार यार फैसिलिटी का मतलब चेक तो करिए, एनालाइज तो करिए, सीनियर से पूछो तो सही। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब दी चैनल, लाइक दी वीडियो एंड लीव अ कमेंट। और अब हम मिलते हैं इसकी लास्ट क्लास में। ठीक है, जो आपके मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स हैं वो भी बहुत तगड़े हैं, वो तो बहुत ही ज़्यादा तगड़े हैं, और वही आपके सेम इनकम डिटर्मिनेशन चैप्टर में भी आने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव फन।